नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और हम आदिकाल देख रहे हैं। आदिकाल में हम सिद्ध साहित्य कंप्लीट कर चुके हैं, नाथ साहित्य को भी हम देख चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं रासो साहित्य को। वास्तविकता तो ये है कि हम रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप इस रिवीजन में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरी हर क्लास का मेरी हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है, जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको मिल जाएगा। तो उससे आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं और आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रासो साहित्य। आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जिस वीर गाथात्मक साहित्य की रचना हुई उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति किसने किससे मानी है और सर्वमान्य मत क्या है। गारसा द तासी किससे मानते हैं? राजस्व यज्ञ से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं रसायन से या रसायन से। कवि राजा श्यामल दास मानते हैं रहस्य से। काशी प्रसाद जायसवाल मानते हैं रहस्य से। कवि राजा श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल दोनों ही किससे मानते हैं? रहस्य से मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रबली पांडे, डॉक्टर दशरथ ओझा रासक से मानते हैं और यह सर्वमान्य मत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रबली पांडे, डॉक्टर दशरथ ओझा किससे मानते हैं? रासक से मानते हैं। विंध्येश्वरी पाठक एवं हर प्रसाद शास्त्री मानते हैं राजयश से। नरोत्तम स्वामी मानते हैं रसिक से। राम स्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं राउस से। देखिए, ये जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह या तो मिलान के लिए आ सकता है इनमें से, या तो किसने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है, ऐसा कोई प्रश्न आ सकता है। अब देख लेते हैं रासो साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। देखिए, आपको देखने में लग रहा होगा कि मैंने मतलब कितना सटा के लिखा हुआ है। दरअसल जब मैं अपने नोट्स बना रही थी तो मेरा ये औचित्य था कि जो जितना भी मैटर है ना मेरा एक ही रजिस्टर में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। मुझे दूसरा रजिस्टर फिर भी बनाना पड़ा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने लिखा है अब वो तो वैसा ही रहेगा। अगर मुझे बिल्कुल खुला सा यदि लिखना हो तो नोट्स मुझे फिर से ही बनाने पड़ेंगे, तो वो बनाने का भी समय नहीं है। तो हम इसी से पढ़ेंगे। आपको दिख भी रहा है और मैं बोल भी रही हूं तो उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं रासो साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। रासो साहित्य मुख्यतया चारण कवियों द्वारा लिखा गया। इस साहित्य में आश्रयदाता राजाओं के शौर्य एवं वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। इस साहित्य में तत्कालीन सामंती जीवन की झलक देखने को मिलती है। युद्धों का सजीव चित्रण है। डिंगल व पिंगल शैलियों का प्रयोग हुआ है। अब डिंगल किसे कहते हैं, पिंगल किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश और राजस्थानी का जो मिला जुला रूप है वो कहलाता है डिंगल, जो कि युद्धों का चित्रण करने में प्रयोग की जाती थी। और अपभ्रंश और ब्रज भाषा का जो मिला जुला रूप है वो कहलाता है पिंगल, जो कि प्रेम प्रसंगों में प्रयोग की जाती थी। अब पिंगल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ प्रेम प्रसंग होंगे वहाँ पिंगल शैली होगी, प से पिंगल और प से प्रेम। इस तरह से हम इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। प्रबंधात्मक काव्यों की रचना श्रृंगार व वीर रस प्रधान रचनाएं। एक तो इसमें प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है
और श्रृंगार व वीर रस प्रधान रचनाएं इस साहित्य में लिखी गई हैं। अधिकांश रचनाएं अर्ध प्रमाणिक हैं। राजाओं एवं कवियों की संकुचित राष्ट्रीयता की भावना है, कल्पना की प्रधानता थी। नायक के दैवीय रूप का चित्रण है, जबकि नायिकाएं जो हैं उनको साधारण दिखाया गया है और नायक को दैवीय रूप में दिखाया गया है। रासो साहित्य के बारे में जो बेसिक जानकारियां थी, जो विशेषताएं थी, रासो शब्द की व्युत्पत्ति थी, वो हम देख चुके हैं। और अब हम देखेंगे प्रमुख रासो ग्रंथ एवं रचनाकार। तो इस क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे खुमान रासो को। खुमान रासो जो कि किसकी रचना है? दलपति विजय की रचना है। खुमान रासो को मैंने ऐसे याद किया था कि खुमान और कुमार सेम से वर्ड है ना, तो कुमार लोग कहाँ रहते हैं? दल में रहते हैं। तो खुमान रासो दलपति विजय, इसे थोड़ा सा आप रिलेट करके देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, अगर किसी को याद नहीं होता है तो। वैसे तो बार बार जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। खुमान रासो, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं दलपति विजय, और इसका काव्य रूप है प्रबंधात्मक। इसका काव्य रूप कैसा है? प्रबंधात्मक है। प्रबंधात्मक काव्य रूप वो होता है जिसमें एक स्टोरी चलती है, मतलब एक बात दूसरी बात से जुड़ी हुई होती है, तो वो होता है प्रबंधात्मक। और इसका जो रचना काल है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है 9वीं शताब्दी, जो कि सर्वमान्य है। मोतीलाल मिनारिया के अनुसार इसका जो रचना काल है वो है 17वीं शताब्दी। ठाकुर शिव सिंह सेंगर इसे दलपति विजय की रचना न मानकर किसी अज्ञात भाट की रचना मानते हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर इसे दलपति विजय की रचना न मानकर किसी अज्ञात भाट की रचना मानते हैं। अब भाट क्या होते हैं और चारण क्या होते हैं? भाट वो होते हैं जो वंशावलियां लिखने वाले होते हैं, और चारण वो होते हैं जो वीर गाथात्मक साहित्य लिखने वाले होते हैं। अब खुमान रासो का जो वर्ण्य विषय है वो देख लेते हैं। खुमान रासो का जो वर्ण्य विषय है, इसमें चित्तौड़ के शासक खुमान और बगदाद के खलीफा धर्मगुरु के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। इस युद्ध में विजय खुमान की हुई थी। इस युद्ध में विजय खुमान की हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमान नाम के निम्नलिखित 3 शासकों का उल्लेख किया है। खुमान प्रथम विक्रमी संवत 810 से 865, खुमान द्वितीय विक्रमी संवत 870 से 900, खुमान तृतीय विक्रमी संवत 965 से 990। तो खुमान रासो में कौन सी खुमान का चित्रण है? तो वो है द्वितीय खुमान द्वितीय का। किसका चित्रण है? खुमान द्वितीय का चित्रण है। अब इसके बारे में जो विशेष तथ्य हैं हम वो देखेंगे। विशेष तथ्य, इसमें लगभग 5000 छंद हैं। कितने छंद हैं? 5000 छंद हैं। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इसकी लिपि, इसकी हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि, हस्तलिखित प्रति को पांडुलिपि भी कहते हैं, पूना संग्रहालय में संरक्षित है। इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। प्रश्न आ जाता है कि हिंदी का प्रथम जय काव्य किसको कहा जाता है? तो खुमान रासो को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। इसमें खुमान द्वारा किए गए 24 युद्धों का वर्णन है। अब खुमान रासो के संबंध में विद्वानों के कथन देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अब तो कथन ही ज्यादा पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी इन्हीं के बीच में से बना लिए जाते हैं। अगर हमें कथन पता होंगे तो हम इजीली कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सारे ही कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है,
उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब आगे के कथन देख लेते हैं। किसी अज्ञात नाम भट्ट ने खुमान रासो नामक काव्य लिखा था, जिसमें रामचंद्र से लेकर खुमान तक के नरपतियों का उल्लेख है। इधर कुछ खुमान रासों की हस्तलिखित प्रतियां मिली हैं, जिससे नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय इस ग्रंथ के मूल लेखक हैं या उद्धृता। देखिए, खुमान दलपति विजय को खुमान रासों का जो वास्तविक लेखक नहीं मानते, वो कौन नहीं मानते हैं? ठाकुर शिव सिंह सेंगर नहीं मानते हैं, और इस कथन में भी यही बात कही गई है। तो कथन किसका है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर का है। अब देख लेते हैं आगे। इस ग्रंथ की चर्चा हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। तो यह कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस ग्रंथ की चर्चा हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। खुमान रासों के संबंध में अगरचंद नाहटा के कथन। अब हम किसके कथन देखेंगे? अगरचंद नाहटा ने खुमान रासों के संबंध में क्या कहा है, हम वो देखेंगे। इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लगाकर राज सिंह तक का वृतांत है, पर राणा खुमान का वृतांत विस्तार से होने के कारण ग्रंथ का नाम खुमान रासो रखा गया। क्या कहते हैं? इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लगाकर राज सिंह तक का वृतांत है, पर राणा खुमान का वृतांत विस्तार से होने के कारण ग्रंथ का नाम खुमान रखा गया। तो ये कौन कहते हैं? अगरचंद नाहटा इस बात को कहते हैं। इसकी भाषा राजस्थानी है। इसके रचयिता तपागच्छीय जैन कवि दौलत विजय हैं, जिनकी दीक्षा से पूर्व का नाम दलपत था। इसकी भाषा राजस्थानी है। इसके रचयिता तपागच्छीय जैन कवि दौलत विजय हैं, जिनका दीक्षा से पूर्व का नाम क्या था? दलपत था। इस ग्रंथ का निर्माण काल सन 1730 से 1760 के मध्य का है। इसमें प्रधान रस कौन कौन से हैं? एक तो वीर रस है और श्रृंगार रस है। प्रयुक्त छंद कौन से हैं? दोहा, सवैया, कवित। कौन कौन से हैं? दोहा, सवैया, कवित। तो जो हमारा खुमान रासो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने इसको पूरा रिवाइज कर लिया और अब चलते हैं आगे। और अब हम देखेंगे बीसलदेव रासो को, जो कि किसकी रचना है? नरपति नालय की रचना है। बीसलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नालय, और इसका जो रचना काल है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है 1155 ईस्वी, जो कि सर्वमान्य है। संवत 1272 मझारी जेठ पदी नवमी बुधवारी, नालह रसायन आरंभ करी शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। संवत 1272 का अर्थ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत 1212 ग्रहण करते हुए इसका रचना काल 1155 ईस्वी माना है। अब देख लेते हैं अन्य के अनुसार कि कौन क्या क्या इनका जो है रचना मानता है। मोतीलाल मिनारिया जो हैं ये मानते हैं 16वीं शताब्दी। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार है 14वीं शताब्दी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार है विक्रमी संवत 1058। मिश्र बंधुओं के अनुसार है विक्रमी संवत 1220। गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार है विक्रमी संवत 1030 से 1056 के मध्य। लाला सीताराम के अनुसार है विक्रमी संवत 1272। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है 1545 ईस्वी से 1560 ईस्वी के मध्य।
अब हम देखते हैं कि इसका संपादन किसने किया। इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया है। इसमें 128 छंद हैं। यह जो बीसलदेव रासो है यह किसके द्वारा संपादित है? माता प्रसाद गुप्त के द्वारा संपादित है। इसका काव्य रूप क्या है? इसका काव्य रूप है मुक्तक एवं गेय रचना है। बीसलदेव रासो का जो काव्य रूप है वो है मुक्तक एवं गेय रचना है। प्रधान रस है श्रृंगार, और प्रधान और रस भी कौन सा है? वियोग श्रृंगार है। प्रधानता इसमें जो है वियोग श्रृंगार की है। और इसके जो नायक हैं वो बीसलदेव तृतीय है, विग्रह राज चतुर्थ। बीसलदेव तृतीय यानी विग्रह राज चतुर्थ अजमेर का चौहान वंशीय शासक था ये। नायिका है राजमती, बीसलदेव की पत्नी एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री। नायिका की श्रेणी कौन सी है? पोषित पति का नायिका है, क्योंकि जो इनके जो पति हैं वो इनसे नाराज होकर दूर चले जाते हैं, तो इसीलिए यह पोषित पति का नायिका है। अब देख लेते हैं आगे। बीसलदेव रासो का कथानक जो है वो 4 भागों में विभक्त है। प्रथम खंड है बीसलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड है राजमती से रुष्ट होकर बीसलदेव का उड़ीसा जाना एवं वहां रुकना। तृतीय खंड है राजमती के विरह का 12 मासा पद्धति में वर्णन है एवं बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना। कौन से खंड में है? तृतीय खंड में है। चतुर्थ खंड में क्या है? चतुर्थ खंड में भोज परमार का अपनी पुत्री को घर ले जाना एवं बीसलदेव द्वारा उसे अजमेर लाना है। अब इसके बारे में हम विशेष तथ्य देखेंगे। विशेष तथ्य, इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। यह श्रृंगारिक विरह प्रधान गेय काव्य है। हिंदी में 12 मासा वर्णन सबसे पहले बीसलदेव रासो में ही मिलता है और सबसे पहले 12 मासा वर्णन नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। हिंदी में किस में मिलता है? हिंदी में तो मिलता है 12 मासा वर्णन जो सबसे पहले मिलता है वो मिलता है बीसलदेव रासो में। लेकिन वैसे अगर पूछें तो सबसे पहले जो 12 मासा वर्णन है वो मिलता है नेमिनाथ चौपाई में। तो ये जितने भी विशेष तथ्य होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो हमने अब तक जो भी पढ़ा है सारा ही मोस्ट है। नेमिनाथ चौपाई हिंदी की न होकर अपभ्रंश की रचना है। देखिए हिंदी में जो 12 मासा वर्णन है वो तो मिलता है, इसमें ही मिलता है, वो तो बीसलदेव रासो में। लेकिन जो नेमिनाथ चौपाई है ये अपभ्रंश की रचना है। इसमें राजस्थानी ब्रज एवं मध्य देशीय भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इसमें राजस्थानी ब्रज एवं मध्य देशीय भाषाओं का प्रयोग हुआ है। बीसलदेव रासो के संबंध में विद्वानों के कथन अब हम देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था। तो यह भी कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। यह कथन भी किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। वैसे अगर कथन जब हम पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो होते हैं वो चीजों में कमियां सी निकालते हैं। तो उस अंदाजे से मैं अगर ये सोचती हूँ कि कथन रामचंद्र शुक्ल का होगा तो वो रामचंद्र शुक्ल का ही निकलता है।
जो कि और जो आलोचक हैं वो इस तरीके से नहीं करते। आप कभी नोट करिएगा, अगर आप पढ़ते हैं किसी के भी कथन तो आप नोट करिएगा। यह कथन भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भाषा की दृष्टि से इस रासो को अपभ्रंश भाषा से सदैव विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन। अब देख लेते हैं नंबर 5 को। यह ग्रंथ रासो न होकर रास है, जिसमें सांभर के राजा बीसल देव और उनकी रानी राजमती का चरित्र वर्णन है। यह एक विरह काव्य है जिसमें वियोग श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। यह कौन कहते हैं? डॉक्टर भगीरथ मिश्र कहते हैं। कवि ने अतिरंजित कल्पना से काम लिया है। बीसल देव अत्यंत प्रतापशाली राजा था। वह स्वयं संस्कृत का कवि भी था। उसने अपना हरिकेली नाटक शिलापट्टों पर खुदवाया था। बीसल देव रासों में वीरता का कहीं आभास नहीं मिलता। इस ग्रंथ में बार बार कहा गया है कि रासों का निर्माण गायन के लिए हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, अब हमने ये जितने भी कथन पढ़े हैं इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखकर जितने भी और आलोचक के कथन हमने पढ़े हैं तो उनमें उनकी बुराई सी नहीं हो रही, मतलब इस जो ये ग्रंथ है इसकी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसमें कमी सी निकालते हैं। तो इस तरीके से इस के जो कथन है हम पहचान सकते हैं। और अब इसके संबंध में कुछ विशेष बातें हम देख लेते हैं। स्वयं रचनाकार नरपति नाल्ह ने बीसल देव रासों को स्त्री रसायन कहा है। स्त्री रसायन करूं बखान। स्वयं रचनाकार नरपति नाल्ह ने बीसल देव रासों को स्त्री रसायन कहा है। स्त्री रसायन करूं बखान। बीसल देव रासों की चर्चित पंक्तियां क्या हैं? स्त्री जन्म काई दी गई महेश, इसकी यह चर्चित पंक्तियां हैं और ये हमें याद रखनी है। और हमारा खुमान रासो और बीसल देव रासो कंप्लीट हो चुका है। और आगे की वीडियो में हम जो आगे के रचनाकार हैं हम वो देखेंगे। अगर आपको मेरी क्लास सर्च करने में दिक्कत होती है तो मैं टाइटल लिखे रखती हूँ। टाइटल में अगर अलग अलग पार्ट हैं तो मैं वो पार्ट नंबर भी डालकर रखती हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं प्लेलिस्ट में अपनी सारी क्लासेस ऐड कर दूंगी, तो आप वहां पर देख सकते हैं। और आप अच्छे से रिवीजन करने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।